हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो आइए हम क्वेश्चंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे बात करें। हमने 30 क्वेश्चन यानी कि 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में 6 वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर हम 31 से बात करेंगे और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31। अब जाएँ प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में हमने 22 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस 22 अगस्त के क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया है अच्छे से। आपको वीडियो मिल जाएगा 20 वीडियो है उसका प्लस जो 6 जून का 18 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पे हम अभी काम कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन तक हम बात कर चुके हैं। 6 वीडियो आपको इसका मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो वहाँ जा कर के क्वेश्चंस को देखें अच्छे से, एक बार नहीं 2-3 बार देखें और नोट्स बनाएं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको क्या सीखने को मिलेगा? जब आप 100 क्वेश्चंस को डील करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि हमने क्या सीखा है और उसके बाद जो क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो क्वेश्चन सीखा है उससे क्या मुझे फायदा हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को जाकर देखें, ये आपके लिए ही है। ये सारे वीडियोज आपके लिए ही है। आप देखें, सीखें और बताएं कि कैसा कंटेंट आपको लगता है। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने में है और कहता है कि फील्ड नोट्स आर एसोसिएटेड विथ। अगर आपने क्वेश्चन देखा मेरा, तो आपने वहां देखा होगा कि एक क्वेश्चन में मैंने फील्ड नोट्स की बात की है। फील्ड नोट्स की ये किससे एसोसिएटेड है? फील्ड नोट्स किससे एसोसिएटेड है? तो आप देखेंगे क्वेश्चंस में, तो मैंने वहां बात किया था जो फील्ड नोट होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं उससे एसोसिएटेड है। क्वालिटेटिव रिसर्च से एसोसिएटेड है फील्ड नोट। मैंने क्वेश्चंस पे बात किया था। अब यहां देखें तो सर्वे रिसर्च जो है, सर्वे रिसर्च ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं होगा। और केस स्टडी, इथनोग्राफी या फिनोमेनोलॉजी ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। मैंने इसके बारे में बता दिया था। लेकिन केस स्टडी में हम फील्ड नोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिनोमेनोलॉजी में भी हम फील्ड नोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम फील्ड नोट्स का इस्तेमाल करते हैं इथनोग्राफी में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इथनोग्राफी। ठीक है ना? तो आइए इसको समझते हैं कि फील्ड नोट्स है क्या। तो फील्ड नोट्स आर एसोसिएटेड विथ क्वालिटेटिव रिसर्च। पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फील्ड नोट का इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकुलरली खास तौर से इन द फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, एजुकेशन, एथनोग्राफी, एजुकेशन एंड कल्चर स्टडीज। जो ये सब जो है एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इथनोग्राफी है, एजुकेशन है, कल्चर स्टडीज है, इसमें जो है जब इसका डेटा इकट्ठा करते हैं तो फील्ड नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड नोट्स आर ए टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड। ये डेटा कलेक्शन मेथड है, ये बात समझिएगा, डेटा कलेक्शन मेथड है वेयर, जहां रिसर्चर्स रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन, थॉट एंड इंसाइट ड्यूरिंग और आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, मीटिंग एंड इवेंट्स। जो रिसर्चर होते हैं वो रिसर्चर जब किसी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या कोई इंटरव्यू लेते हैं या कोई फोकस ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं या मीटिंग करते हैं किसी इवेंट को, तो इन तमाम से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को वो फील्ड नोट्स में लिखते हैं। तो ये फील्ड नोट्स क्या है? वो डेटा कलेक्शन मेथड है, एक तरीका है जिसमें रिसर्चर जो है वो डेटा कलेक्ट करता है और उसमें उसको एडमिट करता है। तो इस तरह से फील्ड नोट्स जो है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इस्तेमाल करते हैं और यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इथनोग्राफी। ठीक है ना? यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इथनोग्राफी, क्योंकि इथनोग्राफी जो है एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैबरमास डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन नंबर 32। हैबरमास डिस्टिंग्विश, हैबरमास मार्क्स आपने पढ़ा होगा, हैबरमास को उसे वो फर्क करता है, अंतर करता है किन चीजों में? थ्री डायलेक्टिकल रिलेटेड लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरेस्ट। जो हमारा कॉग्निटिव इंटरेस्ट है, जो हमारा संज्ञानात्मक रुचि है, उस संज्ञानात्मक रुचि के लेवल्स हैं। अब वो तीन लेवल है।
ये जो लेवल है वो डायलेक्टिकल रिलेटेड लेवल है, डायलेक्टिकल रिलेटेड लेवल है। इस लेवल को, इस 3 जो लेवल है, 3 लेवल, इस लेवल को जो हैबरमास है उस लेवल के बीच जो है वो फर्क करता है, अंतर दिखाता है। तो बोलता है दे आर, ये लेवल क्या है? अगर आपने हैबरमास की मेथड को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हैबरमास जो है वो जो 3 लेवल के बारे में बात करता है, कॉग्निटिव इंटरेस्ट के 3 लेवल के बारे में बात करता है, वो लेवल है टेक्निकल, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल। ये 3 लेवल है, टेक्निकल, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल, ये 3 लेवल है। क्लियर ना? आइए क्वेश्चंस को समझते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको याद रहे चीजों को, नोट्स बनाएं आप अपने कॉपी में। जर्गन हेबरमास ए जर्मन फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट, एक जर्मन फिलोसोफर थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। डिस्टिंग्विशेस, ये अंतर करते हैं, फर्क करते हैं 3 डायलेक्टिकल रिलेटेड लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरेस्ट। जो कॉग्निटिव इंटरेस्ट के जो 3 डायलेक्टिकल लेवल है उस लेवल के बीच जो है ये डिस्टिंग्विश करते हैं, वो है टेक्निकल इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट या इमेंसिपेटरी को ही इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट या इसी को क्रिटिकल इंटरेस्ट कहा गया है। टेक्निकल इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट और इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट या उसको कह सकते हैं आप क्रिटिकल इंटरेस्ट। देखते हैं ये लेवल क्या है, ये कौन कॉग्निटिव इंटरेस्ट का लेवल है। पहला है टेक्निकल इंटरेस्ट। टेक्निकल इंटरेस्ट, इसमें वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि दिस लेवल इज कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू इंपेरिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो इंपेरिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो ऑब्जर्वेशन है, इंपेरिकल मेथड मतलब ऑब्जर्वेशन है, जो इन जहां हम जिस नेचर से जब इंटरेक्ट करते हैं, जो उस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड से जो इंटरेक्ट करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो है टेक्निकल इंटरेस्ट, ये उन चीजों को समझने पर, अंडरस्टैंड करने पर, उसको कंट्रोल करने पर फोकस करता है। किस चीज को? नेचुरल वर्ल्ड की चीजों को, जो हम इंपेरिकल मेथड के जरिए जो है अपने अंदर लेते हैं। इट एम, इसका मकसद है टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करना एंड मैनिपुलेट करना नेचुरल फेनोमेना टू अचीव प्रैक्टिकल गोल। इसका जो एम है, इसका जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है टेक्निकल इंटरेस्ट का, वो है प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना और मैनिपुलेट करना नेचुरल फेनोमेना। जो नेचुरल फेनोमेना है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उस प्राकृतिक घटना को प्रिडिक्ट करना और उसको मैनिपुलेट करना और एक प्रैक्टिकल गोल, और एक प्रैक्टिकल गोल अचीव करना, यानी कि एक प्रैक्टिकल गोल अचीव करना, यानी कि हम अंदाजा लगाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो चीजें घटना घटती है मैनिपुलेट करके एक गोल को अचीव करते हैं, मैंने ये तय करते हैं कि हाँ ये हुआ होगा, यह होगा। तो ये जो है लेवल है वो टेक्निकल इंटरेस्ट लेवल है, कॉग्निटिव इंटरेस्ट का। और उसके बाद है प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। कहता है कि दिस लेवल फोकस, ये लेवल जो है फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये जो लेवल है प्रैक्टिकल इंटरेस्ट का लेवल जो है, ये लेवल जो है इस बात पर जोर देता है, किस बात पर? अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। जो इंसान का जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने पर जोर देता है, प्लस उसको समझने पर जोर देता है, और साथ ही साथ सोशल नॉर्म्स को एंड कल्चरल प्रैक्टिस को, social norms and cultural practice. It seeks to interpret and understand meaning, values and social relationship. It seeks, interpret, ये जो है इस बात पे, ये जो वैल्यूज है, जो सोशल रिलेशनशिप है, इस चीजों को समझने पर फोकस करता है। कौन? प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। उसके बाद क्रिटिकल इंटरेस्ट। जो क्रिटिकल इंटरेस्ट है, दिस लेवल इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग पावर रिलेशनशिप। जो पावर रिलेशनशिप है, जो डोमिनेशन है एंड सोशल इनजस्टिस, जो समाज में जो इनजस्टिस है, सामाजिक और न्याय जो है, डोमिनेशन है समाज में, किसी आइडियोलॉजी का जो डोमिनेशन है, इन चीजों को ओवरकम करने पर ये फोकस करता है, ओवरकम करने पर, इन पावर को ओवरकम करने पर और इसको समझने पर जोर देता है। इट एम, इसका मकसद क्या है? क्रिटिकल इंटरेस्ट का मकसद है टू क्रिटिकली इवेल्युएट एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटल स्ट्रक्चर। जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक बनावट है, उस बनावट को क्रिटिकली इवेल्युएट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना। प्रमोटिंग ह्यूमन इमेंसिपेशन एंड ऑटोनोमी, और इंसान जो है, जो मनुष्य है, उसको मुक्ति और स्वतंत्रता, स्वायत्तता देना, प्रमोट करना, ये क्रिटिकल इंटरेस्ट। तो ये 3 लेवल हैं कॉग्निटिव इंटरेस्ट के, 3 लेवल हैं। ये डायलेक्टिकल लेवल है
जिसके बारे में हेबरमास कहते हैं। वो कहते हैं टेक्निकल इंटरेस्ट जब बात करता है जो नेचुरल वर्ल्ड है, उस नेचुरल वर्ल्ड को समझने की बात करता है, और प्रैक्टिकल इंटरेस्ट ये बात करता है जो हमारा सोशल नॉर्म्स है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा कल्चर है, उसको समझने पर फोकस करता है। और क्रिटिकल इंटरेस्ट जो है, जो सामाजिक इनजस्टिस है, जो डोमिनेशन है, जो रिलेशनशिप है, उस बात को समझने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ ये प्रमोट करता है ऑटोनोमी को। क्लियर ना? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा टेक्निकल, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल इंटरेस्ट। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस के आंसर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन आपको यहां ये बात याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को देख करके क्वेश्चंस में एक बात याद रखना पड़ेगा। वो बात ये है कि पोस्ट कॉर्ब का जो एक्रोनीम है, एक्रोनीम वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, और डी से डायरेक्टिंग, और कोऑर्डिनेटिंग, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, एंड आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। ये बात आपको याद रखना होगा। ये पोस्ट कॉर्ब का एक्रोनिम्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग एट आर द मेन ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन ए टीम और ऑर्गेनाइजेशन। एक टीम के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो चीजें हैं वो एक मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है, एक मुख्य रोल अदा करता है। तो इसको दिस वाज कॉइन्ड बाय, इसको किसने दिया है? पोस्ट कॉर्ब को किसने दिया है? आप अच्छे जानते हैं, इसको दिया है गुलिक एंड उर्बिक ने। गुलिक एंड उर्बिक ने दिया, ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसमें आपको याद करना होगा कि पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से बजटिंग, और बी से आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। ये बात आपको याद रखिए। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस चीजों को। कहता है कि पोस्ट कॉर्ब इज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके स्कोप को आउटलाइन करता है। इट वाज डेवलप्ड बाय लूथर गुलिक, एन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट इन 1937। 1937 में, 1937 में एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को, पोस्ट कॉर्ब को, जिनका नाम लूथर गुलिक था, उन्होंने इस कंसेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया। और थोड़ा समझ लेते हैं हम, ताकि यहाँ पोस्ट कॉर्ब का जो प्रॉब्लम है, पोस्ट कॉर्ब का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। The post-Corb theory emphasized that public administration involves a range of activities that are essential for effecting governments. पोस्ट कॉर्ब थ्योरी जो है वो इस बात पे जोर देता है, इम्फेसाइज, इस बात पे जोर देता है डैट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्वॉल्व्स ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज, उसके अंदर जो बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती है दैट आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट्स, ताकि वो गवर्नमेंट जो है, जो उसके अंदर सिस्टम जो है वो अच्छे से चल सके, इफेक्टिवली चल सके। इसलिए पोस्ट कॉर्ब जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारी चीजों को, सारे पहलुओं को जो है वो कवर अप करता है और उस पर काम करता है, और उसको इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है द इंपोर्टेंस ऑफ कंप्रिहेंसिव प्लानिंग, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग के इंपोर्टेंस पर फोकस करता है, एंड कोऑर्डिनेशन पे फोकस करता है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग पे फोकस करता है, एंड मैनेजमेंट पे फोकस करता है कि किस तरह से तमाम चीजों पर, तमाम एलिमेंट पर, तमाम सेक्शन पर हम फोकस करके एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन बना सके या चला सके। इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्स को कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, और उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सके और उसको इवेल्युएट कर सके किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो चीज जो है बेहतर तरीके से काम कर सके। और ये तभी हो सकता है जब उस एडमिनिस्ट्रेशन में, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप पोस्ट कॉर्ब थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, तो उन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एलिमेंट को, उन तमाम सेक्शन को आप अच्छे से पावर अप कर सकते हैं। जिसका कंसेप्ट दिया था लूथर गुलिक ने, एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट थे 1937 में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा गुलिक एंड उर्बिक। और इस क्वेश्चन से ये पोस्ट कॉर्ब जो है उसके कंसेप्ट आपको पता चल गए होंगे। अब आपको ये पोस्ट कॉर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग एज पर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। आप डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस को आपने पढ़ा होगा। डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस को आपने पढ़ा होगा, जिस एक्सपीरियंस में डेल जो बात करते हैं। ऑन ए कंटिन्यूम फ्रॉम डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस। आप जानते हैं डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस को आपने पढ़ा होगा। डेल जो है एक शंकुनुमा एक फ्रेमवर्क देते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यू होती है, एक रेगुलर होती है, एक लगातार होने वाली चीज है, लेकिन वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ होना चाहिए। यानी कि कंक्रीट से लर्निंग जो है वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, इनडायरेक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होना चाहिए, वो बात करते हैं। और आपने उसको देखा होगा। तो वो डायरेक्ट मतलब जो सबसे जो मतलब कंक्रीट, और इंटरेक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ये लेवल होगा लर्निंग का ये सीक्वेंस होगा, कंटिन्यू ये सीक्वेंस होगा। पहले हम बात करेंगे उन चीजों से बच्चे को सिखाएंगे जो कंक्रीट हो, जो डायरेक्ट हो, जिससे बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सके, जिसके साथ बच्चे कुछ कर सके, एक्टिविटी कर सके। वहां शुरू करेंगे और हम आगे तक बढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक बढ़ेंगे। ये डेल्स के कोन ऑफ एक्सपीरियंस की थ्योरी है। उसमें जो सबसे नीचे बात करते हैं, सबसे नीचे में जो लेवल है वो डायरेक्टनेस, वो कंक्रीट लेवल है, वो लेवल है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। और आप इतना जो मैंने भाषण किया है उससे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। और जब आपको ये समझ में आ गया कि सबसे नीचे जो है, सबसे पहले वो डायरेक्ट जो कंक्रीट लेवल है वो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस है, तो आपको ये खत्म हो गया और ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया। क्लियर ना? तो आपका आंसर तो या तो ये होगा और या ये होगा। तो आप अगर इस तरह से समझते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है वो कंट्रीब्ड एक्सपीरियंस है, बी नंबर। तो इसलिए ये खत्म हो गया, यहाँ सी है तो ये खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया 4 नंबर बी। उसके बाद जो है वो ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, उसके बाद ए है। यानी कि पहला हो गया फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड है कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, थर्ड है ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, और जो फोर्थ है वो डेमोन्स्ट्रेशन है, और जो फिफ्थ है वो फील्ड ट्रिप है, फिफ्थ। तो इस तरह के वो जो डेल है वो अपने कोन ऑफ एक्सपीरियंस में इन तरह के सीक्वेंस की बात करते हैं। इसको अच्छे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको यहाँ तो बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा आंसर, ये सॉरी 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं कि डेल, यहां से आपको इस क्वेश्चन से आपको डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस की थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए या आ जाएगी, फिर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए मॉडल, एक मॉडल है दैट जो कैटेगराइज, जो लर्निंग एक्सपीरियंस उसको कैटेगराइज करता है, बांटता है ऑन कंटिन्यूम फ्रॉम डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस, यानी कि प्रत्यक्षता से और प्रत्यक्षता की तरफ, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ, यानी कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। द कोन इज डिवाइडेड इनटू 11 सेगमेंट, इसको 11 सेगमेंट में डिवाइड किया है, कहीं 10 है कहीं 9 है, लेकिन 11 सेगमेंट है उसके। रेंजिंग फ्रॉम द मोस्ट डायरेक्ट, जो इसका रेंज जो है, रेंज वो मोस्ट डायरेक्ट यानी कंक्रीट एंड द मोस्ट इनडायरेक्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का रेंज है उसका। यानी कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंक्रीट चीजों से, तब उसके बढ़ते बढ़ते हम जब एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक पहुंचेंगे, और इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को होती है। ये कंटिन्यूम प्रोसेस है, लगातार प्रक्रिया है। आइए इसको समझते हैं। ये आपके सामने में एक शंकु है, कोन है जो मैंने बनाया है। अब इसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, फिर आपको इस पर ये बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो नीचे देखिए लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट जो है ये फर्स्ट लेवल आएगा, वो कहते हैं डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। इसके नीचे लिखा है हैंड ऑन एक्टिविटीज, यहाँ क्या, यहाँ हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराएंगे और डायरेक्ट पार्टिसिपेट कराएंगे रियल लाइफ सिचुएशन से, इसलिए इसको कहा गया है कंक्रीट, इसलिए इसको को
कहा गया है कंक्रीट। इसको नहीं, ये कंक्रीट से लेकर के ऊपर बढ़िएगा, ऊपर तक बढ़िएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक आएगा, एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक आएगा, एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक आएगा। ठीक है, तो जब इसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आएगा, जब इससे आगे बढ़ेंगे तब आएगा कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस। कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस मतलब अब यहाँ थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ा रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। रिक्रिएटेड और सिमुलेटेड सिचुएशंस और लर्निंग। एक सिमुलेशन सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, एक बनावटी, एक जैसे सिमुलेशन समझते हैं ना, एक आप फिल्म उलिम देखते होंगे सिमुलेशंस, एक कार्टून देखते हैं, तो ये सिमुलेशन कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तब आएगा थर्ड नंबर में ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, यानी कि अब यहाँ होगा क्या, रोल प्ले, बच्चे को कुछ करके दिखाएंगे या बच्चे से कुछ करवाएंगे, और सिमुलेशंस टू मिमिक रियल लाइफ सिनेरियो। उसको जो रियल लाइफ सिनेरियो है, उस रियल लाइफ सिनेरियो को मिमिक करने के लिए कहेंगे, मतलब जो वास्तविक जीवन है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर जब 4 पाएंगे तब आएगा डिमोन्स्ट्रेशन। अब ऑब्जर्विंग समवन शोइंग हाउ समथिंग वर्क्स। अब उसको ऑब्जर्व करने के, डिमोन्स्ट्रेशन ऑब्जर्व कराएंगे कि कोई चीज कैसे काम करता है। उसके बाद फिर देखिए, जब कैसे बढ़िएगा तो आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक। फिर है 5 नंबर में आएंगे तो ये है फील्ड ट्रिप्स। अब ऑब्जर्विंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस एंड इन्वायरमेंट्स। अब बच्चे को रियल वर्ल्ड सिचुएशन और इन्वायरमेंट के साथ जो है उसको ऑब्जर्व करने की कहेंगे। उसके बाद एक्सिबिशंस। एक्सिबिशन मतलब डिस्प्ले और मॉडल ऑफ ऑब्जर्व, यानी कि एक्सिबिशन मतलब एक्सिबिट करना, एक साइट को दिखाना। 6 नंबर में अब उसको डिस्प्ले और मॉडल टू ऑब्जर्व, एक कुछ पिक्चर दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, मॉडल्स दिखाएंगे, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे। उसके बाद मोशन पिक्चर है, उसके बाद ऐसे पिक्चर देंगे जो मोशन करे। फिल्म एंड वीडियोज दैट प्रोवाइड डायनेमिक विजुअल, अलग अलग विजुअल के मूवीज और फिल्म्स को उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसके जब ये होगा तो स्टिल पिक्चर। अब एक ऐसा पिक्चर देंगे जो स्टिल रुका हुआ हो, जैसे कि फोटोग्राफ, जैसे कि ड्राइंग, जैसे कि विजुअल विदाउट मोशन, जिसमें मोशन नहीं होना चाहिए, विदाउट मोशन। 8 नंबर पे। उसके बाद आएंगे रेडियो एंड रिकॉर्डिंग। बच्चे अब लर्निंग थ्रू लिसनिंग, अब सिर्फ बच्चे को लिसनिंग सीखेंगे, विदाउट विजुअल। उसको पिक्चर नहीं देंगे, सिर्फ लिसनिंग से बच्चे सीखेंगे यहाँ पर इस स्टेज पर आकर के। 10th में आएगा विजुअल सिंबल्स। अब उसको विजुअल सिंबल्स दिखाएंगे, प्रतीक, अब सिंबल्स दिखाएंगे 10 नंबर पर, यानी कि डायग्राम दिखाएंगे उसको, चार्ट्स दिखाएंगे, ग्राफ्स एंड अदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। उसके लास्ट में आएगा 11 नंबर में, तब आएगा वर्बल सिंबल्स। वर्बल सिंबल्स अब बच्चे को यहां पढ़ाएंगे रीड टेक्स्ट एंड वर्ड्स। तो ये जो अब जब देखिएगा तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बच्चे जो लर्निंग जो है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ जा रहा है लर्निंग, यानी कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। पहले हम कहाँ रहे, पहले बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएं। बढ़ते 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 अब सीधे हम सिर्फ रीडिंग पर आ गए हैं, वर्बल सिंबल पर आ गए हैं। तो जो सबसे ऊपर का लेवल है वर्बल सिंबल है, उसके बाद विजुअल, उसके बाद रेडियो सुनाना, स्टिल पिक्चर, उसके बाद मोशन पिक्चर, फिर एक्सिबिट्स, फिर फील्ड ट्रिप करवाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटाइजेशन एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, उसके बाद डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। तो इस तरह के जो है उन्होंने अपने कोन ऑफ एक्सपीरियंस को दिया है, जो डायरेक्ट से लेकर के यानी कंक्रीट से लेकर के इनडायरेक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट तक जाता है। और उसमें साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम बच्चे को, यहाँ देखिए, जब बच्चा 1 या 2 लेवल पे हो, यानी नीचे हो सबसे पहले, यानी कि उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाए, कुछ ऐसी चीजों से सिखाया जाए जो बिल्कुल वो करके सीखे, तो वो 90% सीखता है, 90%। और उसको ड्रामेटाइज कराए, रोल प्ले करवाएंगे, रोल प्ले किसी का रोल प्ले, तो 70% सीखता है वहां से। जब उसको डिमोन्स्ट्रेट यानी कि किसी चीज को दिखाएंगे, शोइंग करवाएंगे, तो वहां से शोइंग, डिमोन्स्ट्रेशन, यानी कि वो चीजें, जब वो जो चीजें सिर्फ देखे और सुने, सिर्फ देखे और सुने, तो वो 50% सीखता है। और फिर आता है कि स्टिल पिक्चर और मोशन पिक्चर, सिर्फ वो देखे, ओनली देखे, तो वो 30% सीखता है। और फिर आता है रेडियो और रिकॉर्डिंग, सिर्फ वो सुन रहा है, यहाँ पर सुन रहा है, सिर्फ वो सुन रहा है, तो वो 20% सीखेगा। और फिर आता है विजुअल सिंबल और वर्बल सिंबल, यहां वो सिर्फ हेयर, सॉरी यहां पर सिर्फ हेयर नहीं, माफ कीजिएगा, यहां पर होगा रीड ओनली रीड, यहां पर रीड होगा, रीड। तो रीड है मतलब सिर्फ पढ़ रहा है बच्चा, यहां सिर्फ 10% सीखेगा। तो इस तरह से उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस को दिया था।
आई होप आप बात को समझ गए होंगे और इस वीडियो को देख करके आप अपने कंटेंट को भी बनाएंगे। तो इसलिए देखिएगा, तो सबसे नीचे है डायरेक्ट पर्पसफुल। डायरेक्ट पर्पसफुल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट पर्पसफुल पैसे, पहले ये फर्स्ट, ये उसके बाद कंट्री सेकेंड, ये उसके बाद थर्ड हो गया आपको, थर्ड ये है, उसके बाद फोर्थ हो गया आपको डी नंबर फील्ड ट्रिप, ये डेमोस्ट्रेशन, और फिफ्थ हो गया फील्ड ट्रिप। तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ सिर्फ बात किया गया है कहाँ तक, फील्ड ट्रिप तक ही बात किया गया है। एक सेकेंड, यहाँ सिर्फ फील्ड ट्रिप तक ही बात किया गया है, फील्ड ट्रिप तक। यहाँ देखिएगा तो यहाँ सिर्फ फील्ड ट्रिप तक ही बात किया गया है क्वेश्चन में आपका। इसके अलावा ये भी है, 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 ये भी है और ये भी है। तो अगर क्वेश्चंस में फिर एग्जाम हो जिसमें आपको चेंज कर दे ऑप्शंस को, तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, बाद में कौन होगा, बाद में, इस तरह से आगे कैसे बनेगा। यानी कि कंक्रीट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्या सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको, आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपको डेल्स के कौन ऑफ एक्सपीरियंस की थ्योरी भी, मॉडल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पर्ट। अब यहाँ एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, पर्ट स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक्स, इसे कहते हैं पर्ट। पर्ट का एक्रोनिम्स जो है वो है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू एंड टेक्निक्स। P से प्रोग्राम, E से इवेल्युएशन, R से रिव्यू और T से टेक्निक, पर्ट। डेट कैन बी यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, पर्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सेट एम फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके एम को सेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेट एम टू अटेन फंडिंग, फंडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेट इंडिविजुअल मार्क फॉर ऑप्टिमल क्रेडिट, यानी कि किसी को ऑप्टिमल क्रेडिट मिल सके, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सेट रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम पर्ट के जरिए हम एक टाइम टेबल फिक्स करते हैं, एक टाइम टेबल, ताकि उस टाइम टेबल के अंदर हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ जब कोई क्वेश्चन देखेंगे आप, तो यहाँ पर्ट के कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, फिर आप पढ़ें कहीं ना पढ़े उससे कोई बहस नहीं। पर्ट मतलब प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू एंड टेक्निक्स इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, एक टूल है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लानिंग एंड शेड्यूल टास्क, कोई टास्क है उस टास्क को प्लान करने के लिए, उसको शेड्यूल करने के लिए करते हैं। सेटिंग डेडलाइन एंड टाइम टेबल, एक डेडलाइन फिक्स करते हैं, टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। आइडेंटिफाइंग डिपेंडेंसीज एंड क्रिटिकल पाथ, जो डिपेंडेंसीज होती है, कुछ चीज ऐसी है जो उस प्रोग्राम पर डिपेंड है, जो क्रिटिकल पाथ है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो ऐसे प्रोजेक्ट कुछ है जो जटिल है, उसको हम मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और एवेल्युएट एंड रिव्यूइंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस है उसको हम रिव्यू करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, ये काम है पर्ट का। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, सेटिंग डेडलाइन एंड टाइम टेबल, यही आपका आंसर था। सेटिंग टाइम टेबल एंड प्रोजेक्ट फॉर कंप्लीशन, रियलिस्टिक टाइम टेबल एंड प्रोजेक्ट फॉर कंप्लीशन, तो ये पर्ट। It is essential useful when the exact duration of individual task is uncertain. इसका इस्तेमाल पता है क्यों कहते हैं? It is essential useful, ये इसका इस्तेमाल तब होता है when, जब the exact duration of individual task is uncertain, जब किसी इंसान के टास्क, जब किसी व्यक्ति का जो टास्क है, काम जो है वो अनसर्टेन हो, यानी कि उसको खत्म होने का कोई समय, मतलब ये ना लगे कि वो कब खत्म होगा, ये अनसर्टेन हो, तब हम इसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन, उसकी जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है, किसी टास्क का जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है, वो टास्क कब खत्म होगा इसके बारे में अंदाजा ना हो, तब हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। एज इट अलाउज प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू एस्टिमेट द मिनिमम, मोस्ट लाइकली एंड मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क, और उसी वक्त अलाउ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो है टू एस्टिमेट द मिनिमम, ताकि कम से कम, मोस्ट लाइकली एंड मैक्सिमम टाइम रिक्वायर, और कम से कम उसको जो है टाइम रिक्वायर मिले, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट टास्क, और ताकि टास्क को कंप्लीट किया जा सके। तो इसलिए पर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सेट रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए जो हम टाइम टेबल सेट करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उस पर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 35 के लिए कंप्लीट हो गया। तो आपने यहाँ बहुत कुछ सीखा, पर्ट सीखा, डेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस को सीखा। तो इस तरह से चीज़ों को सीखते रहे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक। 5-5 क्वेश्चंस में करता हूँ ताकि आपको बोर फील ना हो और आप चीज़ों को सीखें और नोट्स बनाएं। सिर्फ सीखना सुनना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है, जब तक आप नोट्स ना बनाएंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे नहीं। नोट्स बनाएं आप चीज़ों को देख करके। अगर वीडियो को सही लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी कुछ सीखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।